Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. This is our lecture number 53 and we are starting translation. And in our this lecture, 3 Urdu paragraphs will be translated for your more practice. So first paragraph is on whiteboard and the others are on the other board. So first of all, हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे जो कि पास्ट का पैराग्राफ है और यहाँ पे समझेंगे कि पास्ट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं उन्हें हम कैसे एक अच्छे सेंटेंस में ढाल सकते हैं. सो प्लीज टेक आउट योर नोटबुक्स एंड जॉट डाउन द इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, द इंपॉर्टेंट विकेबलरी. सो जल्दी से मेरे साथ आप नोटबुक निकाल लीजिए, हम स्टार्ट लेते हैं. सो फर्स्ट पैराग्राफ है, अहले रोम के बाद जिस कौम का सितारा चमका वो अरब थे. यहां पे स्टूडेंट्स हम जब वो अरब थे इसको ट्रांसलेट करेंगे तो यहां पे याद रखिए कि हम इंट्रोडक्टरी इट का इस्तेमाल करेंगे और इंट्रोडक्टरी इट जो है ये इंट्रोड्यूस करवाता है डे को, डेट को, टाइम को, और ये पर्सनल और इम्पर्सनल प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है नाउन्स के लिए. सो यहां पे जरा तवज्जो रखिए. इट वॉज द अरब्स. अब यहां पे वो अरब थे, इसको हमने पहले हिस्से में रखा. इट वॉज द अरब्स. और याद रखिए कि नेशनैलिटी को इंडिकेट करने के लिए, सोशल और रिलीजियस ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? डेफिनेट आर्टिकल एक प्लूरल क्या है नाउन के साथ लगाते हैं. जैसे मैंने कहा इट वॉज द अरब्स, इसके लिए हम क्या लेंगे? एक रिलेटिव क्या है क्लॉज लेंगे. तो जरा सुनिए, इट वॉज द अरब्स हु रोज टू पावर आफ्टर द रोमन्स. आसान है, बजाहिर जुमला बहुत ही मुश्किल लग रहा था. सितारा चमका, यहां पे शायद इस कंफ्यूजन में स्टूडेंट पढ़ जाए कि कितनी डिफिकल्ट विकेबलरी है. लेकिन याद रखिए यहां पे आपको एक अच्छी सेंस को बिल्ड करने के लिए जो है वो क्या है, समझना है कि सितारे चमकने का मतलब क्या है. भाई इक्तदार हासिल किया. सो दैट्स व्हाई हमने क्या किया? इट वॉज द अरब्स हु रोज टू पावर आफ्टर द रोमन्स. फिर कह रहा हूं कि द रोमन्स और द अरब्स, नेशनैलिटीज, सोशल ग्रुप्स और रिलीजियस ग्रुप के साथ हम क्या लगाते हैं? डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं. सो फर्स्ट सेंटेंस क्लियर है? दोबारा सुन लीजिए. इट वॉज द अरब्स हु रोज टू पावर आफ्टर द रोमन्स. अरब शुरू में एक नीम वैशी कौम हुआ करते थे. हुआ करते थे इसका मतलब है पास्ट हैबिट है. तो ऐसे किया जा सकता है इन द बिगनिंग, शुरू में. ठीक है, शुरू में इन द बिगनिंग, कॉमा द अरब्स वर अ सेमी बारबेरिक नेशन. क्योंकि नीम वैशी कौम, तो अ सेमी बारबेरिक नेशन. अच्छा, दूसरी तरह इस तरह भी कर सकते हैं कि इन द बिगनिंग, कॉमा द अरब्स यूज्ड टू बी अ सेमी बारबेरिक नेशन. क्योंकि हुआ करते थे, यूज टू बी, यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो बी यहां क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी. पहली तरह और दूसरी तरह दोबारा कर देता हूं. मैंने पहले बोला था इन द बिगनिंग, कॉमा द अरब्स वर अ सेमी बारबेरिक नेशन. और दूसरी तरह कैसे? इन द बिगनिंग द अरब्स यूज्ड टू बी अ सेमी बारबेरिक नेशन. यहां पे लूट मार, जंगो जदल, मुश्किल अल्फाज बजाहिर लग रहे हैं, लेकिन आपने कतन भी कंफ्यूज नहीं होना. समझिए कि लूट मार क्या होती है, जंगो जदल क्या होती है. लूट मार के लिए लूटिंग एंड प्लंडरिंग हो सकता है, जंगो जदल के लिए वॉरफेयर या वॉर्स हो सकता है. ठीक है, तो आसान जो है अल्फाज लेके आप करेक्ट क्या है ग्रामर के साथ जुमले को ट्रांसलेट किया करें. विकेबलरी में कथन भी अटक नहीं जाना.
तो क्या करेंगे? लूटमार और जंगोजदल इनका रात दिन का काम था, तो कहेंगे दे वर इंडल्ज्ड इन पिलेज एंड वॉर्स। अब जरा गौर कर लीजिए, लूटमार के लिए मैंने जो विकेबलरी ली वो क्या है? पिलेज। और जंगोजदल, बजाहिर दो लफ्ज लग रहे हैं यहां पे भी, लेकिन हमने एक ही लफ्ज वॉर्स लिया। सो एक बार फिर सुन लीजिए, लूटमार और जंगोजदल इनका रात दिन का काम था। तो क्या किया? दे वर इंडल्ज्ड इन पिलेज एंड वॉर्स डे एंड नाइट। अब रात दिन को भी तो ट्रांसलेट करना था, तो दैट्स वाई डे एंड नाइट। सो मुश्किल कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ी सी सेंसिबिलिटी के साथ जो है वो मुश्किल अल्फाज को समझें और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेक्ट ग्रामर के साथ करते जाए। लेकिन आज से 1300 वर्ष पहले इनमें एक ऐसा इंसान पैदा हुआ जिसने उन सब की काया पलट दी। अब यहां पे भी उर्दू का मुहावरा काया पलट दी आया, तो इससे भी परेशान नहीं होना। लेकिन आज से 1300 वर्ष पहले इससे भी परेशान नहीं होना। क्या करना है? बट 1300 years ago, लेकिन आज से 1300 वर्ष पहले इसको शुरू में ले आए, और पास्ट में अगो का इस्तेमाल होता है। बट 1300 years ago टाइम फ्रेज जैसे शुरू में आई तो फिर कॉमा लगाया। इससे पहले भी एक जुमला ऐसे आया था जिसमें हमने कहा था इन द बिगनिंग, तो कॉमा बाद में लगाया था। तो क्या, दोबारा सुन लें, बट 1300 years ago इनमें एक ऐसा इंसान पैदा हुआ। There was born a man among them. Getting it? There was born a man among them, जिसने उन सब की काया पलट दी। Who changed their destiny. अब काया पलटना क्या होता है? किस्मत बदल देना। तो हमने उसको आसान क्या किया? Who changed their destiny. वो बुतों की पूजा करते थे। ये बहुत आसान है। They worshipped idols. आसान है तो आगे भी आसान होंगे। उसने एक खुदा की प्रस्तिश करना सिखाई taught। किसने? He taught them to worship one God. उसने एक खुदा की प्रस्तिश करना सिखाई। He taught them to worship one God. वो कत्ल और खून रेजी के शायक थे। अब शायक क्या होता है? शौकीन। तो शायक से परेशान नहीं हो जाना, और कत्ल और खून रेजी से भी परेशान नहीं हो जाना। कत्ल क्या है? मर्डर, किलिंग, और खून रेजी, ब्लड शेड। आप सिर्फ भी मर्डर एंड किलिंग लिख देंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन चले क्या करेंगे? दे वर, कौन? दे कौन है? द अरब्स। दे वर फॉन्ड ऑफ ब्लडशेड एंड मर्डर। उसने उन्हें भाई भाई बना दिया। तो क्या कहेंगे? He united them as brothers. He united them as brothers. और आगे क्या है? और सबको एक झंडे तले जमा करके एक कौम बना दिया। मुश्किल नहीं है, सबको एक झंडे तले जमा करके एक कौम बना दिया। तो क्या करेंगे? एंड ही मेड देम अ नेशन या वन नेशन बाय गैदरिंग देम अंडर वन बैनर। झंडे तले, बैनर, वन बैनर। दोबारा सुन लीजिए सारे जुमले को। दे वर फॉन्ड ऑफ ब्लडशेड एंड मर्डर, ही यूनाइटेड देम एज ब्रदर्स, and he made them a nation by gathering them under one banner. नेक्स्ट देखिए, जानते हो उस मुसाले आजम का क्या नाम है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और है भी क्या नाम है, तो इसका मतलब है प्रेजेंट का है। डू यू नो द नेम ऑफ दैट ग्रेट रिफॉर्मर? मुसाले आजम, आजम का मतलब ग्रेट, मुसाले का मतलब इस्लाह करने वाला, तो रिफॉर्मर। तो जानते हो, डू यू नो। अच्छा, माना कि सब्जेक्ट यहां मौजूद नहीं है, तुम जानते हो, आप जानते हो, तो अंडरस्टूड है
जो फर्स्ट पर्सन है, जो इस पैराग्राफ में जो बात कर रहा है द अरब्स की, वो असल में अब आपसे मुखातिब है जो आप सुन रहे हो। तो डेफिनेटली फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से अब मुखातिब हुआ, तो सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। तो क्या करेंगे? डू यू नो द नेम ऑफ दैट ग्रेट रिफॉर्मर? गेटिंग इट? आखिर पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि डू यू नो, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लास्ट सेंटेंस है हमारा इस पैराग्राफ में, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहां बात हो रही है। तो क्या कहेंगे? ही इज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या पीस बी अपॉन हिम। गॉट इट? पैराग्राफ को आपने पूरा समझा, उसे नोट डाउन भी किया, बहुत अच्छे। सो डियर स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। वहां पे 2 पैराग्राफ्स को और सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव। Okay, dear ones, here we are going to discuss another paragraph, and this paragraph is about present tense. So, खालिद की जमात में हफ्तावार सफाई का दिन मनाया जाता है। अब इस फर्स्ट सेंटेंस को अगर देखा जाए तो ये पैसिव का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस है, क्योंकि यहां खालिद की जमात में हफ्तावार सफाई का दिन मनाया जाता है। इसका मतलब है वो चीज जो कि काम करती है उसका जिक्र नहीं है, यानी सब्जेक्ट का जब जिक्र ना हो तो वो अंडरस्टूड है कि वो पैसिव वॉइस में जुमला होता है। सो सेंटेंस की वॉइस कौन सी होती है? पैसिव। जब क्या हो? सब्जेक्ट ओमिटेड हो तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। और बाकी अगर देखेंगे तो सारा प्रेजेंट में है, वहां पे सब्जेक्ट मौजूद है और वो फिर एक्टिव जुमले होंगे, एक्टिव वॉइस होगी। सो आइए फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं कि खालिद की जमात में हफ्तावार सफाई का दिन मनाया जाता है। सो कैसे करेंगे? अब मनाया क्या जाता है? हफ्तावार सफाई का दिन। तो जिस चीज पे काम हो वो ऑब्जेक्ट होता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह हम ले आते हैं। तो कहेंगे अ वीकली क्लीनलीनेस डे इज ऑब्जर्व्ड। समझ रहे हैं? पैसिव वॉइस आपको प्रेजेंट टेंसेस में सिखाए गए हैं। अ वीकली क्लीनलीनेस डे इज ऑब्जर्व्ड, क्योंकि इज को बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि अ वीकली क्लीनलीनेस डे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जर्व्ड। मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड नहीं, ऑब्जर्व्ड इन खालिद्स क्लास। ठीक है, इन खालिद्स क्लास। वो इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना जो होता है वो ग्रेट पैशन, ग्रेट जील एंड जेस्ट के साथ, ठीक है, इंथुजियाज्म के साथ काम जब किया जाए तो उसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना कहते हैं। तो क्या कहेंगे? ही पार्टिसिपेट्स, हिस्सा लेता है, और वो कौन है? सब्जेक्ट खालिद, जिसकी जमात में हफ्तावार सफाई का दिन मनाया जाता है। ही पार्टिसिपेट्स या ही टेक्स पार्ट वगैरह वगैरह इन दिस वर्क विद ग्रेट जील। अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना क्या है? मैंने पहले समझा दिया, तो यहां ट्रांसलेट क्या किया है? ही पार्टिसिपेट्स इन दिस वर्क विद ग्रेट जील। नेक्स्ट देखिए, छुट्टी के बाद लड़के कमरे का सामान इख्तियात से बाहर निकालते हैं। अब यहां पे सब्जेक्ट है लड़के, और कंफ्यूज नहीं हो जाना कि छुट्टी के बाद, तो क्या करेंगे? बड़ा आसान सा जुमला है, आफ्टर स्कूल। क्यों? क्योंकि हॉलीडे नहीं लिख सकते, क्योंकि वो पूरे दिन की छुट्टी की बात नहीं हो रही। सो छुट्टी के बाद तो क्या है? शुरू में ये टाइम फ्रेज आई, और फिर डेफिनेटली बाद में कॉमा लगाना है, अभी अभी मैंने आपको सिखाया है। आफ्टर स्कूल द बॉयज, लड़के, सब्जेक्ट लाए, द बॉयज केयरफुली टेक आउट द फर्नीचर ऑफ द रूम। आप देख रहे हैं ना, इख्तियार से बाहर निकालते हैं, तो फिर क्या कहा? द बॉयज केयरफुली टेक आउट
द फर्नीचर ऑफ द रूम, और आगे लिखा है फिर झाड़ पोंछ करके अंदर रख देते हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, एंड देन पुट इट बैक आफ्टर डस्टिंग। झाड़ पोंछ करना क्या होता है, डस्टिंग, कोई मुश्किल बात नहीं है, बस मैंने कहा था कि सेंसिबिलिटी जो है उसको इस्तेमाल करें और अच्छी सेंसेस के साथ क्या है जुमला ग्रामेटिकली करेक्ट जो है वो ट्रांसलेट करते जाएं। तो फिर क्या है, दोबारा सुन लीजिए। आफ्टर स्कूल द बॉयज केयरफुली टेक आउट द फर्नीचर ऑफ द रूम, कमरे का सामान क्या होता है, फर्नीचर ऑफ द रूम, एंड देन पुट इट बैक आफ्टर डस्टिंग। कभी कभी, अब ये कभी कभी मदरसे के बागीचे में भी जाकर काम करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स, दैट्स गुड। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये इस्तेमाल होगा कभी कभी के लिए, समटाइम्स। तो क्या कहेंगे, समटाइम्स दे वर्क इन द गार्डन ऑफ द स्कूल। अब यहां पे आप इसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं जाकर, और ना भी करें तो देखें, हमने अगर सिर्फ इतना लिखा कि समटाइम्स दे वर्क इन द गार्डन ऑफ द स्कूल, तो बात पूरी जो है वो समझ आ गई। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये भी ट्रांसलेट करना है तो फिर क्या कर सकते हैं, समटाइम्स दे गो एंड वर्क इन द गार्डन ऑफ द स्कूल। तो इसमें कतन भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जमीन खोदकर नरम करते हैं, इसमें खाद मिलाते हैं, फिर छोटी छोटी क्यारियां बनाकर बीज बोते हैं। अब यहां से एक्शन स्टार्ट हो रहा है। अब एक्शन करने वालों का यहां जिक्र नहीं है, पीछे वाले जुमलों में था लड़के, तो इसका मतलब उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है ना, जो क्या है सामान निकालते हैं, झाड़ पोंछ करते हैं और मदरसे के बागीचे में जाते हैं। तो यहां पे इसका मतलब है कि वो सब्जेक्ट दे है, क्योंकि लड़के वहां पे नाउन जब एक बार इस्तेमाल हो जाए तो अगर वो नाउन सिंगुलर हो तो सिंगुलर प्रोनाउन, और अगर वो प्लूरल हो जैसे लड़के, तो अब हम क्या कर रहे हैं, प्लूरल प्रोनाउन को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि समटाइम्स दे गो एंड वर्क कहा था, तो यहां पे भी क्या करेंगे, जमीन खोदकर नरम करते हैं, तो क्या कहेंगे, दे डिग द सॉइल। खोदना क्या होता है, डिग, दे डिग द सॉइल। और आगे देखिए, जमीन खोदकर नरम करते हैं, दे डिग द सॉइल एंड सॉफ्टन इट। कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, यहां पे इसमें खाद मिलाते हैं, तो ज्यादा बेहतर है कि बार बार एंड नहीं बल्कि कॉमा लगा दिया जाए। जरा तवज्जो दीजिए, दे डिग द सॉइल कॉमा सॉफ्टन इट, नरम करना क्या है, सॉफ्टन इट, एंड मिन्योवर इट, मिन्योवर इट। समझ रहे हैं, खाद मिलाना क्या होता है, मिन्योवर इट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, फिर छोटी छोटी क्यारियां बनाकर बीज बोते हैं, तो क्या कहेंगे, देन दे मेक स्मॉल बेड्स एंड सो सीड्स, देन दे मेक स्मॉल बेड्स एंड सो सीड्स। और लास्ट सेंटेंस है, फिर फूल खिलते हैं तो मदरसे में अजीब बहार होती है। तो क्या कहेंगे भाई, फिर कहेंगे when the flowers blossom, फूल खिलते हैं, तो डेफिनेटली जब फूल खिलते हैं तो मदरसे में अजीब बहार होती है। तो हमें यहां माना कि जब जैसा वर्ड जो है वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन तो है, तो इसका मतलब है कि कंजंक्शन जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमें रिक्वायर्ड है। तो लिखेंगे when the flowers blossom, फिर कॉमा लगाएंगे, क्योंकि अगर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज शुरू में आए तो दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज से उसकी सेपरेशन कॉमा लगा के करते हैं। When the flowers blossom, तो आगे क्या लिखेंगे, there is a strange spring season in school, there is a strange spring season in school, क्योंकि लिखा है मदरसे में अजीब
बहार होती है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं? देयर इज अ स्ट्रेंज स्प्रिंग सीजन इन स्कूल। तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ को भी आपने अच्छा समझ लिया होगा, नोट डाउन भी कर लिया होगा। सो आइए लास्ट पैराग्राफ यानी थर्ड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। अगेन ये पास्ट टेंस से मुतल्लिका है, तो आइए देखते हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जना को जमहूरियत से बहुत मोहब्बत थी, बेपनाह मोहब्बत थी। तो क्या कहेंगे? कायदे आजम मोहम्मद अली जना लव्ड, मोहब्बत थी, डेमोक्रेसी वेरी मच। अच्छा, दूसरी तरह भी हो सकता है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जना हैड ग्रेट लव फॉर डेमोक्रेसी। जमहूरियत क्या है? डेमोक्रेसी। वो आमरीत की सभी शक्लों से नफरत करते थे, पास्ट इंडेफिनिट, नफरत करते थे। वो आमरीत की सभी शक्लों से नफरत करते थे। अब बात किन की हो रही है? कायदे आजम मोहम्मद अली जना की, और वो क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। तो हम उनको इज्जत की वजह से यहां थे कह रहे हैं, जबकि वो हैं एक। तो हमने क्या लिखना है? ही हेटेड, या विकेबलरी कोई भी नफरत के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ही हेटेड या ही डिस्पाइज्ड ऑल द फॉर्म्स, शक्लों, अशकाल, तो क्या? फॉर्म्स ऑफ डिक्टेटरशिप। दोबारा सुन लीजिए, ही हेटेड ऑल द फॉर्म्स ऑफ डिक्टेटरशिप। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो हर आदमी के बुनियादी हकूक में यकीन रखते थे। ये ऐसा भी हो सकता है, वो हर आदमी के बुनियादी हकूक में यकीन रखते थे। अब उर्दू में जो है वो बाज़ औक़ात लिखा होता है पर यकीन रखते थे, लेकिन इंग्लिश में हमेशा ही बिलीव इन होता है, बिलीव इन होता है। सो इस बात को याद रखना है। तो क्या कहेंगे? वो हर आदमी के बुनियादी हकूक में यकीन रखते थे। ही बिलीव्ड इन द बेसिक राइट्स ऑफ एवरी मैन। ही बिलीव्ड इन क्योंकि रखते थे, पास्ट फॉर्म लेंगे। ही बिलीव्ड इन द बेसिक राइट्स ऑफ एवरी मैन। नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने अपनी कौम से कहा था, अगर हुकूमत कोई गलती करती है इस पर तनकीद करो। अब स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है याद रखिए कि इसे आपने इनडायरेक्ट नरेशन में ही ट्रांसलेट करना है। कतन भी मत समझिए कि ये डायरेक्ट नरेशन में ट्रांसलेट करना है। हां, जब इसे इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसलेट करना है तो आपको बड़ा ही केयरफुल रहना है कि कहीं आप गलती न कर दें, क्योंकि उर्दू में बज़ाहिर लिखा है उन्होंने अपनी कौम से कहा, पास्ट, और आगे अगर हुकूमत कोई गलती करती है, प्रेजेंट, इस पर तनकीद करो। और ऐसे लग रहा है जैसे ये इंपैरेटिव सेंटेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का ख्याल रखना है और इसको इनडायरेक्ट नरेशन में ही ट्रांसलेट करना है, अदरवाइज आपसे गलती का इम्कान जो है वो मुमकिन है। सो कैसे करना है? He asked his nation। अब मैंने क्या कर दिया है? कौम से कहा को asked his nation, मैंने said to his nation नहीं कहा, ताकि आपको मैं ये सिखा सकूं कि इसे इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसलेट करना जो है वो बेहतर है। He asked his nation, और आगे क्योंकि ask के बाद इंफिनिटिव फॉर्म आ सकती है, इंफिनिटिव फॉर्म कहते हैं to प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। He asked his nation to criticize the government, किसको तनकीद करो? गवर्नमेंट, if it made a mistake। अब जरा गौर करें कि मैंने if it made या if it committed a mistake कहा। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के मुताबिक पहला क्लॉज अगर पास्ट में हो तो इंग्लिश ग्रामर कहती है कि दूसरा क्लॉज भी, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होना चाहिए। सो फिर एक बार इस सेंटेंस को समझिए, इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसलेट करना है।
he asked his nation to criticize the government if it committed or made a mistake. committed या made दोनों में से एक वर्ब कोई आप ले सकते हैं. गेटिंग इट? ये बातें इंपॉर्टेंट हैं. आगे चलते हैं. वो समझते थे कि जायज तनकीद कौम की बेहतरी के लिए जरूरी है. अब यहां पे भी ऐसा ही है. वो समझते थे, इधर पास्ट है और इधर जरूरी है. तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि आप इसे दो क्लॉजेस बना के इसको प्रेजेंट में कर दें और उसको पास्ट में कर दें. आपको बड़ा ही केयरफुल रहना है, बड़ा ही ज्यादा क्या है, बड़ा ही ऑब्जर्वेंट रहना है, क्योंकि गलती का इम्कान हो सकता है. सो फिर कह रहा हूं, इनडायरेक्ट नरेशन में से ट्रांसलेट करना है. तो हाँ, कैसे? वो समझते थे कि जायज तनकीद कौम की बेहतरी के लिए जरूरी है. तो क्या करेंगे? ही कंसीडर्ड फेयर क्रिटिसिज्म, जायज तनकीद. ही कंसीडर्ड क्या? समझते थे. ही कंसीडर्ड फेयर क्रिटिसिज्म essential for the nation's improvement या the nation's betterment. कुछ भी, वेलफेयर भी आ सकता है. सो आपको याद रखना है कि इनडायरेक्ट नरेशन में ये जुमले करने हैं, अदरवाइज क्या है, गलती सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की हो सकती है. रूल क्या था कि फर्स्ट क्लॉज अगर पास्ट में हो तो इंग्लिश ग्रामर में जो नेक्स्ट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो भी पास्ट में होना चाहिए. सो आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. कायदे आजम ने कभी अपने नाकिदों को गाली या धमकी नहीं दी थी. ये आसान है. कायदे आजम नेवर abused or threatened his critics. नाकदों क्या होता है? तनकीद करने वाले, क्रिटिक्स. कायदे आजम never abused or threatened his critics. वो हुकूमत पर तनकीद करने वालों को बदमाश और गद्दार नहीं समझते थे. तो ये भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जरा तवज्जो दीजिए. वो हुकूमत पर तनकीद करने वालों को बदमाश और गद्दार नहीं समझते थे. बदमाश और गद्दार दो जो हैं वो इंपॉर्टेंट वर्ड, यहां डिफिकल्ट वर्ड हैं, लेकिन इनसे घबराना नहीं. बदमाश क्या होता है? रास्कल, स्कॉन्ड्रल, और गद्दार ट्रेटर. ठीक है, तो कैसे करेंगे? ही डिड नॉट कंसीडर, ठीक है, नहीं समझते थे, तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है. He did not consider the critics of the government as rascals and traitors. Did not consider. क्यों? क्योंकि did not के बाद first form of verb. He did not consider the critics of the government as rascals and traitors. Last sentence है, उन्होंने अखबारात की आजादी पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाई. नहीं लगाई तो इसका मतलब है ये भी पास्ट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट हो जाएगा. उन्होंने, यहां उन्होंने किसके लिए है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना के लिए, जो कि क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है. यहां पे भी ही उनके लिए इस्तेमाल करना. ही डिड नॉट पुट एनी बैन, कोई पाबंदी, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन, रिजर्वेशन वगैरह वगैरह. तो मैंने क्या किया है? कहा बैन. He did not put any ban on the freedom of newspapers. आसान है. सो शाबाश. I do hope कि आप ये पैराग्राफ्स अच्छी तरह समझ गए होंगे. मजीद कुछ खुद भी प्रैक्टिस करते जाइए. सो थैंक यू सो मच. मे गॉड ब्लेस यू. अल्लाह हाफिज.